नमस्कार, बात आज की चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी की अध्यक्षता में महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में रोजगार मेला, युवाओं को बांटे गए नियुक्ति पत्र। पाकिस्तान से हो सकते हैं भारतीय जाली मुद्रा चलाने के कनेक्शन, पुलिस और पहलुओं पर कर रही है जांच। उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की सर्किट बेंच अजमेर में शुरू, न्यायाधीश कच्छावा व जिला कलेक्टर भारती दीक्षित द्वारा किया गया उद्घाटन। अजमेर डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी ने की साधारण सभा 27 सितंबर को होने की घोषणा, विभिन्न मुद्दों पर होगा विचार। घर से भागी लड़की की तलाश के लिए घर वालों ने लगाई गुहार, आईजी और एसपी को दिया ज्ञापन। अब आपके शहर अजमेर में खुल गया है अनंत टीवीएस का नया शोरूम, जहां आपको मिलेंगे टीवीएस टू व्हीलर में इलेक्ट्रिक व नॉन इलेक्ट्रिक आईसी इंजन की विश्व स्तरीय रेंज। इलेक्ट्रिक व्हीकल में टीवीएस का iQube उपलब्ध है। ग्रामीण इलाकों के लिए टीवीएस का एक्सेल, साथ ही वर्ल्ड क्लास सर्विस सेंटर, ट्रेन टेक्नीशियनों के साथ व बैंकों से फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है, वह भी बेहतरीन ऑफर के साथ। अनंत टेक व्हील IBM ऑफिस के सामने, आदर्श नगर, नसीराबाद रोड, अजमेर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। और अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 26 राज्यों के युवाओं को नौकरी की सौगात दी। रोजगार मेले के तहत पीएम ने आज सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तमाम सरकारी विभागों और संगठनों से चुने गए करीब 51,000 नवनियुक्त भर्तियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। वहीं अजमेर के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी की अध्यक्षता में रोजगार मेले में आए स्वास्थ्य सेवाओं और डाक सेवाओं से जुड़े युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि यह मेला रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक कदम है। रोजगार मेला आगे रोजगार सृजन में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा तथा युवाओं को उनके सशक्तिकरण और राष्ट्रीय विकास में भागीदारी के लिए सार्थक अवसर प्रदान करेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज देश के अंदर 51,000 युवाओं को सेंट्रल गवर्नमेंट की नियुक्ति के पत्र वितरित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये 9वीं एपिसोड या किस्त के रूप में ये पैसा जिस तरह से नियुक्ति पत्र दिए हैं और जो लक्ष्य है कि प्रतिवर्ष 10 लाख युवाओं को रोजगार देना, तो आज ये निश्चित रूप से इन सभी युवाओं को ये पत्र प्राप्त हुए हैं। और प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि आने वाले समय में 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बने। तो उस विकसित राष्ट्र के लिए ये जो 25 साल है ये देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें इन युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है, क्योंकि 25 साल में जब विकसित राष्ट्र बनाना है तो निश्चित रूप से उसके लिए हमें काम करने होंगे। प्रधानमंत्री जी के विजन को आगे बढ़ाना होगा। आज भारत जिस गति के साथ आगे बढ़ रहा है, आज भारत की पहचान पूरे विश्व में बनी है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन की दृष्टि से हो,
चाहे गरीब कल्याण की योजनाओं की दृष्टि से हो, इन सभी के लिए काम करने की आवश्यकता होगी। और इसमें ये जो हमारे युवा साथी है, ये निश्चित रूप से इसमें बहुत बड़ा अहम रोल करेंगे। और आज रोज़गार की दृष्टि से देखा जाए तो प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब हो चाहे प्राइवेट जॉब हो, उनको जिस तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है, आज इस देश में लगभग 1 लाख से अधिक स्टार्टअप हमारे तैयार हुए। आज स्टार्टअप भी रोज़गार युवाओं को देने जा रहे हैं। और इसके साथ ही जिस तरह से स्कीमें प्रारंभ की गई है कि किस तरह से स्किल डेवलपमेंट हो, उनको किस तरह से सुविधाएं मिले, तो आज भारत हमारा आगे बढ़ रहा है और इसमें रोजगार महत्वपूर्ण जरूरी होता है। वहीं केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने कांग्रेस सरकार पर हमला करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पूरा कार्यकाल अपनी कुर्सी बचाने में लग गया। उन्हीं के मंत्री विरोध कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और एक मंत्री तो कांग्रेस के काले कारनामों की लाल डायरी लेकर विधानसभा ही पहुंच गए। इस तरह के कांग्रेस सरकार के मंत्री खुद सरकार के खिलाफ काम कर रहे हैं, ऐसे में आम जनता का क्या ही भला होगा। इसके अंदर जिस तरह से उन्होंने मैनेज करके और उन्होंने सरकार को बचाया, इसी का परिणाम है कि राजस्थान के अंदर जिस तरह से इनकी लड़ाई इनके बीच में चली और उसी का खामियाजा राजस्थान की जनता ने भुगता है। और अशोक गहलोत कुर्सी के चिपके रहना चाहते हैं और इनके ही मंत्री भ्रष्टाचार की जिस तरह से लाल डायरी लेकर विधानसभा के अंदर आते हैं कि भ्रष्टाचार सबसे चरम पर है, यहाँ पर इनका काला चिट्ठा इसके अंदर लिखा हुआ है, वहाँ पर विधायक के साथ मारपीट होती है। यहाँ की इन्हीं की विधायिका कहती है कि मैं खुद सुरक्षित नहीं हूँ तो मैं दूसरों की कैसे सुरक्षा कर सकती हूँ। इन्हीं का मंत्री हड़ताल पर धरने पर बैठ जाता है इनके लाइट की वजह से या अन्य कार्यों की वजह से। ऐसा पहली बार मैं देख रहा हूँ कि इन्हीं के मंत्री इनके विरुद्ध में, और इन्हीं के मंत्री सिर मुंडन करवाते हैं और कहते हैं अपने बाल कटवाकर और मुख्यमंत्री जी को भेंट में देते हैं कि मुख्यमंत्री जी आपका ज़मीर मर चुका है, ऐसे भ्रष्ट मंत्रियों को आप लेके बैठे हो। इसलिए कोई आदमी मरता है तो उसके तर्पण करने के लिए कोई आदमी करता है तो वो गंगा में बाल समर्पित करता है। मैं मेरे बाल आपको काट के दे रहा हूँ। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। इस राजस्थान के अंदर अशोक जी गहलोत को खुद के मंत्री ये वे बोल के कहते हैं कि अब हमारे इस बार सरकार में एक फॉर्च्यूनर में बैठ गए इतने विधायक ही जीत कर बड़ी मुश्किल से आएंगे। तो इसलिए राजस्थान इनके विधायक हैं, वो भी इनसे परेशान है, तो खुद किस बात की कुर्सी की बात कर रहे हैं। कुर्सी तो इनकी चिपकी नहीं है, कुर्सी के पीछे भाग रहे हैं और जनता इस बार इनको कुर्सी के नजदीक नहीं आने देगी। इस पहल का समर्थन करने वाले केंद्र सरकार के विभागों के साथ साथ राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों में भर्तियां हो रही हैं। देश भर से नई भर्तियों में चयनित होने वाले अभ्यर्थी डाक विभाग, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग, राजस्व विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, रक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में काम करेंगे। राजस्थान में एक बार फिर भारतीय मुद्रा के 500 रुपए के नकली नोटों का बाजार में चलाने का मामला सामने आया है। इस बार ब्यावर सिटी थाना पुलिस ने सावधानी बरतते हुए नकली नोट चला रहे एक महिला और 2 युवकों को 500 के नकली नोट सहित गिरफ्तार किया है। ब्यावर सिटी प्रभारी भूराराम खिलेरी ने बताया कि ब्यावर में तेजाजी मेले के दौरान छोटी दुकानदारों को शातिर लोग चकमा देकर 500 रुपए के नकली नोट से छोटा मोटा सामान खरीद रहे थे। बाकी रुपए वापस दुकानदारों से लेकर इकट्ठा कर रहे थे। इसकी जानकारी मेले में मौजूद पुलिस कर्मियों को मिली, जिस पर सादा वर्दी में विशेष अभियान चलाया गया और नकली नोट चलाने वाले पाटन रास निवासी दीपक और सुरेंद्र सहित उनकी मौसी श्रावणी उर्फ सोनिया को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पुलिस की पूछताछ में तीनों ने बाजार में नकली नोट चलाना कबूल कर लिया। तीनों की तलाशी लेने पर 500 के 90 जाली नोट पुलिस द्वारा बरामद किए गए। आरोपियों से 3600 रुपए की असली मुद्रा और नकली नोटों से खरीदे गए सामान भी जब्त किए गए हैं। वहीं आरोपी महिला सोनिया के कब्जे से 500 के 14 नकली नोट बरामद किए हैं। ब्यावर सिटी थाना प्रभारी भूराराम खिलेरी ने बताया कि आरोपियों ने करीब 10,000 रुपए के नकली नोट बाजार में खरीदारी कर छोटे दुकानदारों को दे दिए थे और छोटा मोटा सामान खरीदा और उसके बाद असली रकम लेकर फरार हो रहे थे। इससे पहले ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अब पुलिस जिन दुकानदारों को आरोपियों ने नकली नोट दिए थे वह बरामद करने का प्रयास कर रही है। आश्चर्य की बात यह है कि इतनी बड़ी संख्या में नकली भारतीय मुद्रा आई कहां से? क्या मुद्रा की छपाई आरोपियों द्वारा की गई या पड़ोसी देश पाकिस्तान से नकली नोट लाकर भारत में चलाने की कोई साजिश थी? इन सभी बिंदुओं पर पुलिस जांच कर रही है। सूत्रों के अनुसार 2 दिन पहले ही नागौर के डीडवाना शहर से दिल्ली क्राइम ब्रांच के ऑफिसर्स ने एक युवक को नकली नोट चलाने के मामले में हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि नकली नोट चलाने वाले गिरोह का मास्टरमाइंड वही है और उसके पाकिस्तान सहित अलग अलग जगहों से तार जुड़े हैं। आज तेजाजी मेले के दौरान एक मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ लोग नकली नोट
तो तेजा जी मेले में चला गया भारी भीड़ का फायदा देखकर। सूचना के अनुसार बड़े जुल्लों के पास मैं स्टाफ के पहुंचा तो वहाँ 2 लड़के पुलिस को देख के भागने लगे। मुखबिर सूचना अनुसार उनको काबू में करके तलाशी ली गई तो उनके पास 76 नोट मिले जो नोटों के मानकों के अनुसार नकली पाए गए। उनके बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि कुछ सामान हमने यहाँ खरीदा है और उनके पास असली नोट भी मिले। जैसे असली नोट दे करके 500 रुपये के 100 रुपये का सामान खरीदा, 400 रुपये वापिस असली ले लिए तो वो नोट भी मिले, सामान भी जब्त किया गया। कुछ नोट कहाँ से लाए तो इसने बताया कि सरवणी उर्फ सानिया वाइफ ऑफ किशन सिंह राउत उससे हम लाए हैं, जो एक मुलजिम दीपक राउत की सगी मौसी है और उसके साथ में जो सुरेंद्र सिंह नाम का लड़का पकड़ा गया। ये तीनों जाति राउत निवासी भौजिया पाटन पुलिस थाना रास के हैं, जो अभी मसूदा किराए पर मकान किराए लेके रह रहे। कुल सरवणी से फिर 14 नोट मिले और कुल 90 नोट यानी 45,000 रुपये नकली भारतीय मुद्रा जब्त हुई। इस पर मुकदमा दर्ज किया गया, तीनों को अरेस्ट किया गया। अजमेर संभाग मुख्यालय पर आज यानी मंगलवार से राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की सर्किट बेंच का शुभारंभ न्यायाधिपति देवेंद्र कच्छावा, अध्यक्ष राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग जयपुर द्वारा किया गया। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग अजमेर के सदस्य दिनेश चतुर्वेदी ने बताया कि पिछले 20 वर्षों से अजमेर में राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के सर्किट बेंच शुरू करने की मांग अजमेर जिला बार एसोसिएशन द्वारा की जा रही थी। राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की सर्किट बेंच का शुभारंभ न्यायाधिपति देवेंद्र कच्छावा, अध्यक्ष राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग जयपुर द्वारा किया गया। सर्किट बेंच प्रभारी न्यायाधीश रमेश चंद्र शर्मा, अध्यक्ष जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग अजमेर को बनाया गया है। राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की सर्किट बेंच में अजमेर, केकड़ी, ब्यावर, शाहपुरा, डीडवाना, कुचामन, नागौर सहित अजमेर संभाग के मामलों की सुनवाई की जाएगी। राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की सर्किट बेंच अजमेर में आरंभ होने से अब जयपुर नहीं जाना पड़ेगा। इसमें जिला उपभोक्ता आयोग से जो फैसले होते हैं उनकी अपील होगी। उसके अलावा 50 लाख से ज़्यादा की जिनकी मालियत के जो परिवार है वो सीधे यहाँ पे सोच लेंगे। अब से पहले उसके लिए जयपुर जाना पड़ता था और अब वो सीधे यहाँ अजमेर में हो सकेंगे। और अभी शुरुआत में 2 दिन के लिए यहाँ सर्किट बेंच जाएगी और जैसे जैसे मुकदमों की संख्या बढ़ेगी तो कार्यदिवसों की संख्या भी बढ़ाएंगे और आने वाले समय में पूरे सप्ताह की सर्किट बेंच यहाँ हो जाएगी। इससे यहाँ की अजमेर की और अजमेर के आसपास के जिलों की जनता को लाभ मिलेगा, उनका खर्चा बचेगा, उनका समय बचेगा और जिस काम के लिए उनको भाग दौड़ के करके जयपुर जाना पड़ता था वो उनका काम अजमेर में हो जाएगा। और निश्चित रूप से यहाँ इस बात से इनको अजमेर के और अजमेर के आसपास के जो जिले हैं, नागौर है, ब्यावर है, केकड़ी है, जो नए जिले बने, उनके अधिवक्ताओं को भी फायदा होगा। हाँ, नई भूमि आवंटन के लिए भी कलेक्टर साहब से हमने बात की है। भूमि का आवंटन पहले हो की है यहाँ पे, पर वो काफ़ी दूर है। तो हम समझते हैं कि शहर के आसपास हो या शहर में नज़दीक होता है, छोटी हो कोई बात नहीं, ताकि जनता को आने में दिक्कत नहीं रहे। और कलेक्टर साहब से ही हम बात की है हमने और करेंगे, ताकि यहाँ जो नया भवन बन रहा है अभी कोर्ट के लिए, उसमें ही अगर कोई हमें स्थान दे दे तो जनता के लिए और वकीलों के लिए बहुत सुविधाजनक है। राज्य उपभोक्ता मंच की बेंच आज अजमेर में शुभारंभ हो गई है। माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री श्रीमान देवेंद्र कच्छावा साहब और उनके साथ सदस्य श्री रामफूल जी गुजर जी आज वहां अंदर पधार गए हैं और उन्होंने विधिवत सुनवाई प्रारंभ कर दी है। ये राज्य आयोग की बेंच का उद्घाटन कार्यक्रम था। ये हमारे 10 साल से हमारी मेहनत चल रही थी कि अजमेर में भी राजस्थान के उपभोक्ता प्रतितोष आयोग की बेंच का प्रारंभ हो। 2012 में हमारे को इसके लिए अलॉट कर दिया गया था, लेकिन भवन आवंटन के अभाव में ये व्यवस्था सुचारू नहीं हो पा रही थी। अभी बार एसोसिएशन के प्रयासों से और अजमेर के जो कलेक्टर महोदय हैं उनके सहयोग से भवन का आवंटन हो गया है और ये बेंच आज से शुभारंभ हुई है। आज हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान न्यायाधिपति देवेंद्र कच्छावा साहब, उनके साथ रजिस्ट्रार अशोक शर्मा जी, राज्य आयोग के सदस्य रामफूल गुजर जी, अजमेर की जिलाधीश महोदया भारती दीक्षित जी और अजमेर जिला उपभोक्ता मंच के अध्यक्ष रमेश शर्मा जी, रेवेन्यू बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा जी,
ये आज हमारे अतिथि थे। अजमेर में सर्किट बेंच के शुरू होने पर अजमेर जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह राठौड़ ने हर्ष व्यक्त करते हुए राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और न्यायाधिपति देवेंद्र कच्छावा का आभार व्यक्त किया। अजमेर जिला दुग्ध उत्पादक सरकारी संघ लिमिटेड के समस्त सदस्यों के संघ की 32वीं वार्षिक आम सभा 27 सितंबर को सुबह 11 बजे जवाहर रंगमंच अजमेर के सभा भवन में आयोजित की जाएगी। अजमेर डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी ने बताया कि पिछली आम सभा 23 अक्टूबर 2022 की कार्यकारिणी और अनुपालना के अनुमोदन पर विचार किया जाएगा। संघ के वर्ष 2022-23 के अंकेक्षित अंतिम लेखों के अनुमोदन पर भी विचार होगा। 2022-23 के ऑडिट प्रतिवेदन और ऑडिट अनुकंपा के अनुमोदन पर वार्षिक आम सभा में विचार किया जाएगा। संघ बोर्ड द्वारा स्वीकृत वित्तीय वर्ष 2022-23 के अध्यक्ष और संचालक मंडल सदस्यों के खर्चों पर विचार विमर्श किया जाएगा। कल अजमेर जिला दूध उत्पादक सहकारी संघ की 32वीं आम सभा जवाहर रंगमंच पर 11 बजे प्रातःकाल में शुरू होगी और उम्मीद करते हैं 1 बजे तक जो है लीगल आम सभा समाप्त हो जाएगी। 1 बजे से जो हम खुला अधिवेशन बुला रहे हैं उसमें जिले के प्रबुद्ध वरिष्ठ श्वेत क्रांति से जुड़े हुए लोगों को बुला रहे हैं और उस खुला अधिवेशन ओपन सेशन बोलते हैं। उसमें जो मुख्य अतिथि रामलाल जी जाट राजस्व मंत्री की स्वीकृति आ चुकी है। माननीय जिलाधीश महोदय को भी बुला रहे हैं क्योंकि उनके आने से बैंक वाले लोनिंग में जो है थोड़ा फास्ट हो वसूल आने के लिए और मतदान के लिए जो है वो जागरूक कर रहे हैं जिला प्रशासन गांव-गांव जाके। तो 800-900 गाँव के लोग यहाँ होंगे। माननीय जिलाधीश महोदय का जो संदेश है वो यहाँ सुनेंगे और गाँव में जाके उसका प्रचार ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। तो ये है। इसके अलावा हमारी आम सभा में गत वर्ष का बजट कितना था, हमने कितना खर्च किया, उस पर समीक्षा होगी। इस साल अभी बजट चल रहा है उसमें कितनी खर्चा है होना है और कितना बाकी है वो उस पर भी समीक्षा करेंगे। इसके अलावा जो है हम 24-25 का बजट भी 1 वर्ष पहले ही एडवांस में बजट का पुष्टि आम सभा करती है। इसके अलावा हम सोच रहे हैं कि आम सभा में सबकी सहमति होगी। अध्यक्ष लोग बहुत नाराज़ हो रहे हैं, रेलवे वाले पुलिया नहीं बना रहे, तो इसके लिए PIL अजमेर डेयरी हाई कोर्ट में दायर करेगी। कंसर्न संबंधित जो पार्टी है उनको भी पार्टी बनाएंगे और इसको जल्दी कराने का हम प्रयास करें। हमारा पूरा टारगेट जो यही रहेगा आगामी बजट में कि हम डोर टू डोर सरस के आदमी जाएंगे, रिक्वेस्ट करेंगे दूध ये सरस कर लो। ऐसे ही हर पंचायत तक पहुंचने के बाद में हर गांव में हमारे जो है अधिकारी जाएंगे और सरस दूध की जो है वहाँ सप्लाई सुनिश्चित करेंगे। रामगंज थाना क्षेत्र के दौराई गांव में रहने वाली एक नाबालिग लड़की की तलाश करने की मांग को लेकर परिजनों ने IG लता मनोज और SP चुनाराम जाट को ज्ञापन सौंपा। पूर्व न्यायाधीश किशन गुर्जर के नेतृत्व में परिजन लड़की को तलाश करने की मांग को लेकर SP और IG के पास गए थे। उन्होंने बताया कि 28 अगस्त 2023 की रात को दौराई निवासी मनीष बोहरा उर्फ साकाल बोहरा नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले गया, जिसकी रिपोर्ट 29 अगस्त 2023 को रामगंज थाने में दर्ज कराई गई थी। मगर आज कई दिन बीत जाने के बाद भी गुमशुदा लड़की का पता नहीं लग पाया है। पुलिस अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर लड़की को जल्दी तलाश करने की मांग की गई है। आज 1 महीना होने का है, आज हमारी बच्ची का कोई अता पता नहीं है। आज यही मंत्री की है, उन नेता की बेटी होती तो क्या वो रुक पाते क्या इतने दिन? वो आज सहन कर पाते क्या अपनी बच्ची को ऐसे दूर? आज हमारे साथ ये हो रहा है। कौन से थाने का मामला है? रामगंज थाने का मामला है ये। क्यों सुनाई क्यों नहीं हो रही है? क्यों गरीब की बेटी है इसलिए? यही पैसे वालों की बेटी होती तो क्या करते? आज हमें यहाँ IG ऑफिस के पास भेजा, फिर वापस कलेक्टर के यहाँ भेजो। एक 17 वर्षीय बालिका 28 अगस्त से गायब है। उसके गायब होने के साथ ही दूसरे दिन ही परिवारजनों ने मालूम कर लिया था कि उसको गायब करने के पीछे कौन लोग हैं और 29 अगस्त को एक नामजद रिपोर्ट पुलिस थाना रामगंज में दर्ज करा दी गई। मुलजिमान के बारे में जानकारी दे दी गई, लेकिन अभी तक भी पुलिस ने कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की है। 1 महीना व्यतीत हो चुका है, परिजन परेशान है। 2 बार SP साहब के यहाँ जाके आ गए। आज हम IG मैम से मिले हैं। IG मैम ने SP साहब को निर्देश दिए हैं कि आप SHO के अंडर में एक टीम बनाएं और बच्ची को जल्दी से जल्दी दस्तयाब करें। अजमेर शहर में नाबालिगों के गायब होने के मामले कई दिनों से चल रहे हैं और उनमें लेकर के पुलिस की बड़ा उदासीन रवैया रहता है। अब हमने निश्चय किया है कि 7 दिवस का समय हम दे रहे हैं। प्रशासन अगर 7 दिवस में नाबालिग बच्ची को दस्तयाब करने में विफल रहता है और कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं करता है
मुलजिमान के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं की जाती है तो 7 दिन बाद हम एक बैठक करेंगे, निर्णय लेंगे, निश्चय करेंगे कि हमें फिर आंदोलन को किस दिशा में ले जाना है और इसको लेकर प्रभावी आंदोलन करें, कम से कम हमारे बच्चे सुरक्षित रहें। अब लेते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। अब आपके शहर अजमेर में खुल गया है अनंत टीवीएस का नया शोरूम, जहां आपको मिलेंगे टीवीएस टू व्हीलर में इलेक्ट्रिक व नॉन इलेक्ट्रिक आईसी इंजन की विश्व स्तरीय रेंज। इलेक्ट्रिक व्हीकल में टीवीएस का iQube उपलब्ध है। ग्रामीण इलाकों के लिए टीवीएस का एक्सेल, साथ ही वर्ल्ड क्लास सर्विस सेंटर, ट्रेन टेक्नीशियनों के साथ व बैंकों से फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है, वह भी बेहतरीन ऑफर के साथ। अनंत टेक व्हील IBM ऑफिस के सामने, आदर्श नगर, नसीराबाद रोड, अजमेर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, a unit of Varsha Group, lets you live better. ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है, आइए चलते हैं एक नए सफर पर। खुंडियास मंदिर में दर्शन के दौरान एक बुजुर्ग महिला के गले से शातिर महिला चोरों ने 1.5 तोले सोने की चेन तोड़ ली और फरार हो गई। अजमेर के आदर्श नगर स्थित खनिज नगर में रहने वाली पीड़िता प्रेम देवी के बेटे सुरेश दायमा ने गेगल थाने में सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। जीआरपी एसपी ऑफिस में कार्यरत सुरेश दायमा ने बताया कि वह अपनी मां के साथ सोमवार को गेगल स्थित खुंडियास मंदिर में दर्शन के लिए गए थे। मंदिर में काफी ज्यादा भीड़ थी। दर्शन के दौरान सुरेश दायमा की मां प्रेम देवी के पीछे कई संदिग्ध महिलाएं भी खड़ी थी। पीड़ित प्रेम देवी ने महिलाओं को पीछे हटने के लिए भी कहा, मगर शातिर महिलाओं ने मौका देखकर 1.5 तोला सोने की चेन गले से तोड़ ली और फरार हो गई। दर्शन के दौरान चेन तोड़ने की वारदात मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। मैं दिनांक 24/9 को करीब 12-12:15 बजे करीब फैमिली के साथ खुंडियास गया था बाबा के दर्शन करने के लिए। तो मैं मेरी मदर के साथ में, मेरी मदर मेरे साथ में थी और मैं पुरुषों की लाइन में था और मेरी मदर महिलाओं की लाइन में थी। मैं आगे निकल गया, मम्मी पीछे थी और मम्मी के पास में 3-4 औरतों ने घेरा बना के और मेरी मम्मी की चेन तोड़ ली। 1.5 तोले की चेन थी सोने की और काफ़ी टाइम से मेरी मम्मी चेन को पकड़ के भी रखी थी और लुगड़ी से दबा के, ओढ़नी से दबा रखी थी उसको, लेकिन तीनों महिलाओं ने घेरा बनाया और मेरी मम्मी ने कई बार उनको बोला कि आप पीछे हटिए, आप ऊपर क्यों गिर रहे हैं, लेकिन इतना बोलने के बाद भी नहीं हटी और चेन तोड़ ली उन्होंने। 1.5 तोले की चेन थी, कीमत 1.5 तोले की करीब 90 प्राण में। हाँ, मैंने कल गेगल थाने में उन तीनों महिलाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। जो सीसीटीवी फुटेज के अंदर वो महिलाएं थी जो काफ़ी टाइम से मेरी मम्मी के पीछे खड़ी थी। लोक देवता तेजा जी की दशमी पर जिले में विभिन्न स्थानों पर वीर तेजा जी के मेले लगे हुए हैं। देर रात से ही श्रद्धालुओं का गुलाबबाड़ी नया घर स्थित वीर तेजा जी के थानकों पर आने का सिलसिला जारी रहा। ज्यादातर श्रद्धालु अपने घर से बने हुए पकवान का भोग लगाने पहुंचे और परिवार की खुशहाली की कामना की। अजमेर में सुरसुरा स्थित लोक देवता वीर तेजा जी की निर्वाण स्थली है। यहाँ वीर तेजा जी की दशमी पर तेजा जी का भव्य मेला लगा हुआ है। इसी तरह जिले में विभिन्न स्थानों पर वीर तेजा जी के प्राचीन थानकों पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। अजमेर में गुलाबबाड़ी स्थित तेजा जी की देवली मंदिर में सोमवार को विशाल मेले का आयोजन किया गया। देर रात से ही वीर तेजा जी के थानकों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती रही। तेजा जी की देवली में वीर तेजा जी के थानक का विशेष श्रृंगार किया गया। यहाँ मंदिर की व्यवस्था माली समाज संभालता है। सैनी संस्थान के सचिव राजेंद्र कुमार बागड़ी ने बताया कि 75 वर्षों से भी पहले से यहाँ वीर तेजा जी की दशमी मनाई जाती रही है। उन्होंने बताया कि वीर तेजा जी को मानने वाले श्रद्धालु घर से ही दाल बाटी और खीर का भोग लगाते हैं। इस बार जैसे कि हर वर्ष
तेयाजी का मेला गुलाबबाड़ी के अंदर नया घर में बढ़ता है, उसी प्रकार अब की बार जो मेला है वो सवेरे से चालू हो गया। पब्लिक का आवागमन, तेयाजी के लोग आ रहे हैं और उसके बाबा के यहाँ प्रसाद चढ़ा रहे हैं। अच्छा, 4:30 बजे से लोगों को आने की ज़्यादा तादाद बढ़ गई है। अच्छा, आसपास के जितने गांव हैं अपने पास में गुलाबबाड़ी है, मदार है, जेपी नगर है, दोलाबाटा है, कल्याणीपुरा है, डूंगरी है, तो यहाँ से लोग सब अपने अपने झंडा लेके आते हैं और यह बाबा के यहाँ झंडा लेके आते हैं। और उसके बाद में सारे लोग आते हैं, वो सब अपने अपने ढोल वोल लेके, बैंड बाजे जिससे भी या डीजे जिससे भी सब जिसके सबकी श्रद्धा होती है उस हिसाब से आते हैं। और हमारा यही एम रहता है जो भी आवे और बाबा के दर्शन करे और वहाँ के लाभ उठाए। और सभी को हम उनको जो भी आते हैं उनको सबको जो बाबा के प्रसाद चढ़ाते हैं और आने के बाद सभी को प्रसाद बांटते रहते हैं। और ये कार्यक्रम अभी चालू हुआ सवेरे से और रात को 12 बजे तक चलता रहेगा। इस वर्ष भी तेजाजी महाराज का वार्षिक मेला बड़ी धूमधाम से भरा जा रहा है और कल विशाल जागरण रखा गया था जिसके अंदर आमंत्रित कलाकार सुनील भट्ट और आशा कुमावत जयपुर से आई थी। रात को कम से कम 20 से 25 हज़ार की संख्या थी और आज मेले में कम से कम 15 से 20 झंडे और विशाल झांकियाँ और मालिक काली का अखाड़ा भी बड़े धूमधाम से आया है। और अभी आप देख सकते हैं कि मेले में काफ़ी अच्छी रौनक है और मौसम ने भी बहुत अच्छा साथ दिया है। तेजाजी महाराज की कृपा से आज भीड़ भी बहुत अच्छी आई है और मेला एक विशाल रूप धारण कर चुका है। और मैं आए हुए सभी मेले में श्रद्धालुओं से अनुरोध करूंगा कि अपनी सावधानी रखें। बोल तेजाजी महाराज की जय। मौसम विभाग ने राजस्थान के अजमेर, टोंक, अलवर, बारा, कोटा, बूंदी, झालावाड़, उदयपुर, बांसवाड़ा, बीकानेर, सीकर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ जिलों में 25 तारीख से 3 दिन का येलो अलर्ट जारी किया था और कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश की संभावना भी बताई थी। लेकिन इन सब के बीच हवा में नमी के खत्म होने से मानसून की अंतिम घड़ी आ गई है। तय समय पर राजस्थान में प्रवेश के बावजूद अगस्त में सावन में मानसून रूठा रहा। सितंबर में भाद्रपद में मेघ तो बरसे लेकिन बारिश का कोटा पूरा नहीं हो पाया। वैसे प्रदेश के 31 जिलों में इस वर्ष की औसत बारिश का कोटा पूरा हो गया है। कुछ जिलों जैसे कोटा, बारा आदि में अभी औसत बारिश का कोटा पूरा नहीं हुआ है। अजमेर जिले की बारिश औसत के नजदीक पहुंच गई है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में एंटी साइक्लोन सर्कुलेशन बन जाने से हवाओं की नमी खत्म हो चुकी है और इसलिए बादल भी नहीं बन पाएंगे। इस कारण आज 26 सितंबर से ही मानसून की विदाई का दौर शुरू हो गया है। हालांकि पूर्वी राजस्थान में बारिश का दौर थोड़े दिन जारी रहेगा। जोधपुर संभाग में मौसम शुष्क रहेगा। अजमेर में आगामी दिनों खासकर अक्टूबर में बारिश की संभावना नहीं है और इसी के साथ अजमेर से मानसून की विदाई निश्चित है। अजमेर शहर में घायल और दर्द से पीड़ित गौ माताओं के उपचार हेतु नगर निगम कोई काम नहीं कर रहा है। शहर के गौ भक्त ही दिन रात सड़क पर बीमार और घायल अवस्था में पड़ी गायों को अपने निजी स्तर पर कांजी हाउस या पशु चिकित्सालय भेजकर उनकी मदद कर रहे हैं। भारत में गाय को माता का दर्जा दिया जाता है और आज भी घरों में खाना खाने से पहले गौग्रास निकाला जाता है। इसी से पता चलता है कि हमारे देश में गाय का कितना महत्व है। आज कामधेनु सेना के पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर गौ माताओं पर अत्याचार करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। साथ ही उनका कहना है कि किसी गाय के घायल होने की सूचना देने के लिए जब कांजी हाउस फोन करते हैं तो वहां से जवाब आता है कि नगर निगम फोन करो और निगम में फोन करते हैं तो वहां से उनका कोई जवाब नहीं आता है। नगर निगम के अधिकारी अपनों के या रसूखदारों के फोन पर तो तुरंत गाड़ी भेज देते हैं लेकिन साधारण व्यक्तियों के फोन करने पर गाड़ी नहीं भेजी जाती। बडलिया गांव के गौरक्षक हनुमान सिंह रावत ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में घायल गायों के लिए गाड़ी नहीं आती। अधिकतर पशुपालक जब तक गाय दूध देती है तब तक उसका ध्यान रखते हैं और दूध बंद होने पर उसे लावारिस छोड़ दिया जाता है, जो कि सरासर गलत है। नगर निगम को और प्रशासन को इस ओर ध्यान देकर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए। आज हमने कलेक्टर मैडम को ज्ञापन देके अवगत करवाया है कि जहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में नगर निगम की गाड़ी आती नहीं है, कोई गौवंश एक्सीडेंट होता है, घायल एक्सीडेंट होती है, गौवंश उठाने के लिए अगर गाड़ी भी आती है तो उसको हमारे पैसे देकर गौवंश को उठाना पड़ता है। और प्लस जब ग्रामीण क्षेत्रों में नगर निगम नहीं लगता है वहाँ पे गाड़ी अलाउ नहीं, उसके बाद सब कुछ सरपंचों के दबंगाइयों से कई कई गाँवों के अंदर जो सांड घूम रहे हैं उनका अवैध तरीके से उठा के जंगलों में छोड़ा जा रहा है और पता नहीं कहाँ छोड़ा जा रहा है, उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। बाकायदा जब नगर निगम को पता करते हैं तो वो चीज़ बोलते हैं कि हमने एक बार गलती होगी, आगे से हम नहीं करेंगे। लेकिन ये जो दबंगाई चल रही है ये ज़्यादा दिन गौरक्षक सही नहीं करेंगे, क्योंकि आए दिन जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर नगर निगम नहीं लगता। उसके बाद भी जैसे हम फोन करते हैं वही एक्सीडेंट हुआ तब तो गाड़ी आती नहीं लेने के लिए, लेकिन जैसे कोई सरपंच का कॉल आएगा तो तुरंत गाड़ी आती है। इस चीज़ के लिए हमने कुलाड़ी मारी है, किसी बडलिया गाँव में कल परसों के एक सांड की कुलाड़ी मारी है, लेकिन वही चीज़ है जब बुलाते हैं तो प्रशासन ना आता है ना कोई सुनाई करता है। इसलिए हमने कलेक्टर मैडम को अवगत करवाया आज। वो तो सब जगह की कहानी है कि जब तक गाय दूध देती है तब तक घर के अंदर रखते हैं, बाकी आवारा की तरह छोड़ देते हैं।
मालिक पास में होने के बाद ही मना कर देता है गाय हमारी नहीं है, सुन्नी गाय है। सर हम जो भी काम कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि जो भी आगे जो एक्सीडेंट गौवंश होते हैं उनको हम गौशाला भिजवाते हैं और ट्रीटमेंट करते हैं। प्लस सर अभी क्या ज़्यादातर गौ तस्करी का मामला चल रहा है। हमने कई बार गाड़ियाँ रोकी है। हमने अभी 4-5 दिन पहले भी आदेश नगर थाना क्षेत्र में गाड़ी रोकी थी। वहाँ पे केवल एक पर्ची के आधार पे, ना उनके पास कोई मेडिकल सर्टिफिकेट है, ना कोई डॉक्टर की परमिशन है, ना कोई SDM साहब की परमिशन है। उसके बाद भी गाय यहाँ से बाहर के राज्यों में भेजी जा रही है, तो इसके लिए भी हमने कलेक्टर में अवगत कराया है। पर यदि इस बार कुछ भी होता है, जैसे कोई गाड़ी पकड़ में आती है उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होगा, तो उसका जिम्मेदार प्रशासन होगा, क्योंकि हमने बहुत प्रयास करते हैं, रात को गोरखपुर दिन रात दौड़ते हैं, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं होती है। अब लेते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। अब आपके शहर अजमेर में खुल गया है अनंत TVS का नया शोरूम, जहां आपको मिलेंगे TVS 2 व्हीलर में इलेक्ट्रिक व नॉन इलेक्ट्रिक IC इंजन की विश्व स्तरीय रेंज। इलेक्ट्रिक व्हीकल में TVS का iQube उपलब्ध है। ग्रामीण इलाकों के लिए TVS का एक्सेल, साथ ही वर्ल्ड क्लास सर्विस सेंटर, ट्रेन टेक्नीशियनों के साथ व बैंकों से फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है, वह भी बेहतरीन ऑफर के साथ। अनंत टेक व्हील IBM ऑफिस के सामने, आदर्श नगर, नसीराबाद रोड, अजमेर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, a unit of Varsha Group, lets you live better. ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। अलवर गेट थाना क्षेत्र के मदार में हाथीखेड़ा निवासी 23 वर्षीय गणेश शर्मा की मदार स्टेशन से मदार चुंगी के बीच ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। ट्रेन की चपेट में आने से हो रही मौतों का सिलसिला रुक नहीं रहा। अभी थोड़े दिन पहले एक युवक की मौत मदार के पास ट्रेन के टकराने से हुई थी और कल फिर एक युवक गणेश की ट्रेन से टकराकर मौत हो गई। युवक के चाचा राजेंद्र ने बताया कि गणेश डिस्पोजेबल की दुकान पर काम करता था। कल सुबह खाना खाकर घर से निकल गया था और शाम को किसी का फोन आया कि आपका बेटा गणेश ट्रेन से टकराकर घायल अवस्था में पड़ा हुआ है। सूचना मिलते ही परिजन पुलिस को इत्तला कर घटनास्थल पहुंचे और गणेश को 108 एम्बुलेंस से JLN ले गए, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों की सहमति से मृतक युवक का पोस्टमार्टम किया गया। मृतक गणेश के परिजन ने कहा कि वो बहुत सीधा व्यक्ति था और उसकी किसी से कोई भी दुश्मनी नहीं थी। वो कैसे इस ट्रेन की चपेट में आया, इसका पता लगाया जाए। मृतक गणेश के परिजन अचानक हुए इस हादसे से बहुत दुखी हैं। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कल जरिए मेडिकल न्यूज़ इत्तला मिली कि रेलवे ट्रैक मदार के पास एक गणेश नाम से व्यक्ति है जो कि ट्रेन से एक्सीडेंट होकर घायल अवस्था में पड़ा है, जिस पर उसके परिजन बाद इत्तला उसके परिजनों को इत्तला दी गई। 108 में JLN हॉस्पिटल लेके आए। यहाँ पर डॉक्टरों ने बाद जांच के उसको मृत घोषित कर दिया। कब आ रहा है? गणेश पुत्र किशन लाल, उम्र 23 साल है, हाथीखेड़ा का रहने वाला, हाथीखेड़ा पैसा करोड़। और आज उसका पोस्टमार्टम कराया है। सब परिजनों को सुपुर्द कर? हाँ, परिजनों को सुपुर्द कर रहे हैं। मेरा भतीजा गणेश कुमार शर्मा सुबह भोजन करके गया था, नहा धो के। सुबह जाने के बाद में शाम तक हमने वेट करा। शाम को 5:30 बजे हमको फ़ोन आया, किसी ने फ़ोन किया कि आपका बच्चा ट्रेन से एक्सीडेंट हो गया, गिर गया कि एक्सीडेंट हो गया, कोई पता नहीं। जी आदमी आया, किसी ने फ़ोन करा हमको। तो और वैसे बच्चा सज्जन था, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई किसी का वो नहीं था दबाव। और बच्चे का हमको बहुत दुखी है कि हमारा बच्चा जब आज हमारे सामने नहीं है, बड़ा हुआ है। बच्चा लायक बच्चा था, अच्छा बच्चा था। कौन सी जगह हुआ सर एक्सीडेंट? ये मदार स्टेशन से और श्रीनगर और मदार चौकी के बीच में हुआ था सर। तो सर ये शादीशुदा था या अनमैरिज था? ये 23 साल उम्र थी इसकी। बच्चे को कोई शौक नहीं था, सुपारी का भी शौक नहीं था इसको। सर काम पे जाता था? काम डिस्पोजल वाली दुकान में काम करता था।
बच्चे का फादर का नाम राजदास शर्मा है और उनके पिताजी का नाम श्री किशन लाल शर्मा। थाना अभी अलवर गेट से रिपोर्ट हुआ, पंचनामा हुआ, अलवर गेट थाना के आए थे। अभी तो रात को जीआरपी वाले आए थे, आपकी जो भी जीआरपी वाले वो आए थे रात को। ना उन्होंने 108 एम्बुलेंस से लेके आए थे, ना उन्होंने भर्ती कराया, ना भर्ती होने के बाद में उन्होंने मृत घोषित। महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से आज पोषण माह के अंतर्गत अजमेर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें 8 वर्ष से कम और गर्भवती महिलाओं के पोषण के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम के अंतर्गत आज आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, संतुलित आहार खाना है, कुपोषण दूर भगाना है, सही पोषण देश रोशन जैसे नारों से लोगों को जागरूक किया। उपायुक्त ने कहा कि कार्यक्रम में लगभग 300 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों को सही पोषण के प्रति जागरूक करना है, ताकि सही पोषण देश रोशन के उद्देश्य की पूर्ति हो सके। उन्होंने कहा कि पोषण माह का आयोजन 1 से 30 सितंबर 2023 तक किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत स्थानीय स्तर पर लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष राष्ट्रीय पोषण की थीम सुपोषित भारत, साक्षर भारत, सशक्त भारत रखी गई है। इसी थीम पर आधारित जिले के अलग अलग क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का आयोजन किया गया। अभी सितंबर माह में विभाग की ओर से जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार है, उसके जो दिशा निर्देश दिए हैं, उसी की अनुपालना में राज्य सरकार से जो हमें दिशा निर्देश प्राप्त हुए, ये पोषण माह हर जिला स्तर पे मनाया जा रहा है, जिला स्तर पे, प्रोजेक्ट स्तर पे और आंगनवाड़ी केंद्र स्तर पे। तो इसके अंदर एक जो इसकी मेन थीम है, मेन उद्देश्य है, इसका मेन उद्देश्य है कि जो 6 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हमारे आंगनवाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, धात्री माताएं हैं और जो किशोरी बालिकाएं हैं, उनको पोषण की, उनकी गतिविधियों के बारे में उनको अवेयर करना और उनकी पोषण के बारे में उन्हें समझाना कि उन्हें किस तरह का पोषण लेना चाहिए, ताकि उनकी स्वास्थ्य अच्छा रहे और वो एक बेहतर भविष्य पा सके। इसी की क्रम में विभाग द्वारा कुछ हमें एक्टिविटीज़ दी गई थी, वो सारी गतिविधियां हमने प्रोजेक्ट स्तर पे और आंगनवाड़ी केंद्र पे कराई है। और उसी के क्रम में एक हमने जिला स्तरीय कार्यक्रम आज रखा है, जिसमें हमारे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं और एलएस और सीडीपीओ यहाँ आए हुए हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा आप देख सकते हैं यहाँ स्टॉल्स भी लगाई गई है, जो वो खुद बना के लाई है पोषण माह के अंतर्गत। इनमें उन्होंने विभिन्न तरह के व्यंजन, पौष्टिक व्यंजन बना के लाई है और उनकी प्रदर्शनी भी हम लगा रहे हैं आज। तो पूरे महीने एक अच्छा कार्यक्रम इन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा उत्साहपूर्वक और बिल्कुल जील के साथ किया गया है और हम ये आशा करते हैं कि ये कार्यक्रम जो विभाग के पंजीकृत लाभार्थी है, उनका बेहतर पोषण और बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेगा। बड़लिया इंजीनियरिंग कॉलेज के नॉन टीचिंग स्टाफ पिछले 3 दिनों से कॉलेज के गेट पर धरना दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि पिछले 5-6 वर्षों से उनकी डीपीसी नहीं हुई है, जबकि टीचिंग स्टाफ की डीपीसी ऑटोमेटिक हो जाती है। कॉलेज प्रशासन उनकी सुनवाई नहीं करता और केवल फैकल्टी की ही सुनता है। एक तरफ पीएम मोदी महिलाओं का ध्यान रखते हुए उन्हें 33% का आरक्षण राजनीति में दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अजमेर के बड़लिया इंजीनियरिंग कॉलेज की महिलाओं को कॉलेज प्रशासन द्वारा उनके अधिकारों की अवहेलना कर उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। कॉलेज की कर्मचारी कविता अग्रवाल ने बताया कि पिछले 5-6 वर्षों से नॉन टीचिंग स्टाफ की डीपीसी नहीं हो रही। प्राचार्य महोदय को कई बार लिखित में भी दिया गया, लेकिन हमेशा उन्हें आश्वासन ही दिया गया। उनके कान पर जू भी नहीं रेंग रही। जबकि फैकल्टी के हितों की बात हो तो वे तुरंत एक्शन लेकर उनके काम करते हैं। अभी भी प्राचार्य महोदय पिछले 4 दिनों से फैकल्टी के केस को लेकर बीकानेर यूनिवर्सिटी बैठे हुए हैं, जबकि उनसे कोई बात नहीं कर रहा और उनसे कोई सुध-बुध नहीं ले रहा। उल्टा उन्हें धमकी दी जा रही है कि यदि उन्होंने धरना दिया तो उन्हें रेस्टिकेट कर देंगे। यहाँ महिला उन्मूलन समिति बनी हुई है, जिससे हमेशा महिलाओं को ही दोषी ठहराया है। हमारे नॉन टीचिंग स्टाफ की 25 ईयर से कोई डीपीसी नहीं हुई है, किसी एक कर्मचारी की भी डीपीसी नहीं हुई है। हमारे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उनका कैश समय समय पर लगता रहता है। अभी भी हमारी प्राचार्य महोदय फैकल्टी के केस के लिए पिछले 4 दिनों से बीकानेर यूनिवर्सिटी में बैठी हुई है। यहाँ पे कर्मचारीगण कई बार एप्लीकेशन दे चुके हैं। मुझे खुद को 25 साल हो गए इस कॉलेज में, लेकिन हम लोगों की डीपीसी के बारे में ना सोचा जाता है, ना हमेशा हमें आश्वासन मिलता है। हम किसी भी अधिकारी के पास जाते हैं, प्रिंसिपल इतने चेंज हो चुके हैं, लेकिन आज तक भी किसी प्रिंसिपल ने हमारे बारे में नहीं सोचा। हर जगह आश्वासन मिला है हम लोगों को कभी, लेकिन ये सर 25 साल ये तो हमारे मानव अधिकारों का हनन है। हम महिला है, 33% आरक्षण मिल रहा है संसद में, लोकसभा में, लेकिन यहाँ की महिलाओं का आप हाल देखिए, बद से बदतर है। यहाँ जो महिला उत्पीड़न समिति बनी हुई है, उसमें एक भी महिला, अगर किसी महिला ने कंप्लेन की है आज तक, मैं आपको ये डीपीसी के साथ और भी समस्या है, किसी एक महिला के फेवर में आज तक दिया, क्या सारी महिलाएं झूठी हैं? यहाँ की जो प्रिंसिपल बैठते हैं वो सिर्फ और फैकल्टी के अधिकारों के बारे में बात करते हैं। नॉन टीचिंग बड़ी त्रस्त होकर 25 साल बाद
आप जाके अपने अधिकारों के लिए बैठिए, और जब तक हमें डीपीसी नहीं मिलेगी सर हम यहाँ से नहीं उठेंगे। चाहे हम लोगों को धमकियां मिल रही है, सस्पेंड कर देंगे, कार्रवाई कर देंगे। कई कर्मचारी ऐसे हैं जिनका सर अगर मंथ में सैलरी नहीं मिले तो घर नहीं चलेगा, लेकिन प्रिंसिपलों को सिर्फ और सिर्फ अपनी डीपीसी की पड़ी है। हम लोग यहाँ धूप में गर्मी में बैठे हुए हैं, लेकिन प्रिंसिपल ने अभी तक सुध नहीं लिए हम लोगों। मानव अधिकारों का हनन हो रहा है, लेकिन कोई अधिकारी उनकी नहीं सुनता। कनिष्ठ लेखाकार हिमांशु माथुर ने कहा कि मुख्यमंत्री ने घोषणा कर रखी है कि 9, 18, 27 का लाभ ऑटोमेटिक मिल जाना चाहिए, लेकिन फिर भी उन्हें उनसे वंचित रखा है। उन्होंने बताया कि आज धरने का चौथा दिन है और उनके धरने की वजह से किसी भी स्टूडेंट को कोई परेशानी नहीं होगी। छात्र हित उनके लिए सर्वोपरि है। नमस्कार, आप सभी मीडिया वालों को धन्यवाद। हमारी मांग पिछले 25 वर्षों से पेंडिंग चल रही है, जिसमें सभी कर्मचारी है, छोटे कर्मचारी है, जिनको डीपीसी माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार समय समय पे मिलनी चाहिए। 9, 18, 27 वर्ष पूर्ण करने पे ऑटोमेटिकली मिल जानी चाहिए। हमें आज इस दरी पे नहीं बैठना चाहिए, लेकिन प्रशासन जो हमारा हो रहा है ये केवल टीचिंग की तरफ ध्यान देती है, जबकि नॉन टीचिंग इस अध्यापन कार्य की मुख्य कड़ी है। इस कॉलेज को स्थापना के हुए 25 वर्ष हो गए। कॉलेज एक कमरे में चलता था माखूपुरा बाईपास में। जब से स्टाफ ये सारा मेहनत कर रहा है, लेकिन इनको मेहनत का फल नहीं मिल रहा है और सभी कर्मचारी यही चाह रहे हैं कि डीपीसी मिल जाए। इसके अलावा हमारी कोई मांग नहीं है और ये सारा जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है शांतिपूर्ण है। नहीं, हमारे कारण स्टूडेंट का कोई नुकसान नहीं हो रहा। स्टूडेंट हमारी मेन प्रोडक्ट है, हम उस पर पहले ध्यान देते हैं। पहले अगर आज स्टूडेंट हमारे पास आता भी है तो हम ऑफ दी वे उनका पहले काम करते हैं। स्टूडेंट को इसमें 1% भी कोई परेशानी नहीं है। वो बोल रहे हैं हम आगे बात करेंगे, लेकिन अभी तक हमारी बात आगे पहुंच नहीं पाई है। हम आपके द्वारा यही निवेदन करते हैं कि हमारी बात आगे पहुंचे। बीते दिनों मदनगंज थाना पुलिस की ओर से बाइक चोरों पर दबिश देने के बावजूद सार्वजनिक स्थानों से बाइक चोरी की वारदातें बढ़ने लगी हैं। बीती रात बाइक चोरों ने मास्टर चाबी की मदद से राजकीय यज्ञ नारायण जिला अस्पताल को निशाना बनाया और वहां से बाइक चुराकर फरार हो गए। दिन प्रतिदिन बाइक चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। पुलिस से बेखौफ चोर बीती रात ब्लड बैंक के बाहर खड़ी एक स्कूटी चुराकर आसानी से फरार होने में कामयाब हो गए। वारदात का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें 3 बाइक चोर स्कूटी को चुराकर फरार होते दिख रहे हैं। वारदात का शिकार हुआ युवक ओसवाली मोहल्ला निवासी साहिल नर्सिंग इंटर्नशिप कर रहा है। देर रात ड्यूटी ऑफ होने के बाद जब वह बाहर पहुंचा तो स्कूटी गायब मिली। बीती रात उसकी ड्यूटी इमरजेंसी में थी। उसने अपनी स्कूटी ब्लड बैंक के बाहर स्टाफ पार्किंग में खड़ी की थी। उसने अपने स्तर पर स्कूटी को काफ़ी ढूंढा, लेकिन असफल रहा। सवेरे उसने सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो चोरों की कारस्तानी समझ में आ गई। उसने मदनगंज थाने पहुंचकर स्कूटी चोरी होने की रिपोर्ट दी है। घटना के सीसीटीवी फुटेज में सामने आया है कि बीती रात बाइक पर सवार होकर 3 युवक आए। एक बाइक से उतरा और ब्लड बैंक के बाहर खड़ी स्कूटी में मास्टर चाबी लगाकर उसे स्टार्ट कर फरार हो गया। पीड़ित नर्सिंग कर्मी साहिल की रिपोर्ट पर मदनगंज थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर दी गई है। यज्ञ नारायण अस्पताल समेत अब पुरानी मिल क्षेत्र, मुख्य चौराहा क्षेत्र समेत अन्य सार्वजनिक स्थानों पर बाइक चोरी की वारदातें दोबारा बढ़ने लगी है। आज बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।